पहले इसमें इंट्रो है ना, क्योंकि वहां भी बच्चे रहेंगे ना। यहाँ 5 बच्चे हैं, वहां 26-28 बच्चे थे। हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी। शुरू करते हैं एक ऐसी टेस्ट सीरीज को या एक ऐसी यात्रा को जो आप सभी में सुधार करने के उद्देश्य से लाई गई है। इस टेस्ट सीरीज का मूल उद्देश्य है कि हम हर क्वेश्चन में या बच्चे ने जो क्वेश्चन लिखा है, स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन लिखा है, और हर क्वेश्चन के आंसर में कुछ ना कुछ सुधार करके उसके ओवरऑल जो सुधार है उस पर फोकस करें। ये टेस्ट सीरीज आपके साथ मेरे लिए भी होगी, जिसमें हर एक टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन मैं भी लिखने वाला हूं। हर टेस्ट में कोशिश करूंगा कि मैं ही आपके सामने यहां रहूं, और हर एक क्वेश्चन में हम क्या सुधार कर सकते हैं, कैसे उसका एक अच्छा फॉर्मेट लिखा जाना चाहिए, उस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो छोटे क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के, उनसे कहानी को शुरू करेंगे। 2 नंबर का पहला क्वेश्चन आपके टेस्ट में पूछा गया था, दशराज युद्ध। दशराज युद्ध में सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब भी एग्जाम में किसी युद्ध का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसके प्लेस पे कोई और युद्ध हो सकता है। जैसे झेलम नदी के किनारे हुआ वो वाला युद्ध पूछा जा सकता है जो पोरस ने लड़ा था, या और भी कोई युद्ध। तो जब एग्जाम में 2 नंबर में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या लिखना है, इससे पहले इस आंसर को पढ़ लेते हैं। मैंने लिखा है ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित। सबसे पहले हमने उसका वर्णन कहाँ है इस बात पर फोकस कर दिया। दूसरे नंबर पे हमने लिखा है पुरुषनी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया। और तीसरा सुदास और 10 जनों के मध्य, और फिर यहाँ कॉमा लगा के लिखा है परिणाम सुदास विजयी रहे। कुल मिलाकर अगर संख्या देखी जाए तो 4 बातें हमने इसमें कही है ना। बड़ा आसान है कि मैं ये कह दूं कि 4 बातें कही है, मैंने ये लिख करके बता दी। जब भी एग्जाम में या किसी भी टेस्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जहां पर हमें युद्ध पूछा जाता है, तो सबसे पहले अगर वो प्राचीन काल का युद्ध है या मध्य काल का युद्ध है तो आप उसका एड्रेस बताएंगे कि इसका वर्णन कहां पे मिलता है। ये बात आधुनिक भारत वाले जो युद्ध हैं उन पर लागू नहीं होती है। केवल आपको प्राचीन काल के जो युद्ध हैं और मध्य काल के भी शुरुआत के जो युद्ध है वहां एड्रेस बताना पड़ेगा कि भाई इस चीज का वर्णन कहां पे मिला। ये पहला पॉइंट होता है जो मैंने यहां लिखा कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है। दूसरी बात आपको बतानी पड़ेगी कि ये किन 2 पक्षों के बीच लड़ा गया। जैसे सुदास और 10 जनों के मध्य लड़ा गया, ये हर आदमी, हर स्टूडेंट अपनी उस आंसर में लिख देता है, तो दूसरी बात ये होनी चाहिए। तीसरी, इसका रिजल्ट क्या रहा। और अगर आप और अच्छा, जगह बची हुई है, स्पेस है हमारे पास लिखने की, तो उसकी एक विशेषता, क्या विशेषता हो सकती है कि भाई पुरुषनी या रावी नदी के किनारे पर हम हर क्वेश्चन में केवल और केवल 3 महत्वपूर्ण बातों को जोड़ने की कोशिश करें। खूब सारा लिखने की कोशिश नहीं करनी है। कॉमा लगा करके छोटे छोटे शब्दों में इसे और छोटा किया जा सकता था। अगर इससे भी छोटा आपने किया है तो बहुत अच्छी बात। अगर इस क्वेश्चन में इतनी बातें लिखी हुई है तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में 2 में से 2 नंबर मिलने चाहिए। अब आप सब लोग अपनी अपनी कॉपियां खोलकर बैठे ही होंगे। आप साइड में छोटे छोटे वर्ड्स में अपनी कॉपी में ही अपना खुद का मार्किंग कर लें कि आपको इस क्वेश्चन में क्या अच्छा लगा, जो आपकी तरफ से सुधार होना चाहिए वो खुद अपनी ही कॉपी में खुद लिख ले, क्योंकि आपसे अच्छा खुद में कोई सुधार नहीं कर सकता। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इस पेपर में पूछा गया था वर्धन, हर्षवर्धन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो इस टेस्ट में पूछा गया, और ऐसा हर बार देखा गया है कि एग्जाम में कोई ना कोई राजा का नाम आपसे जरूर पूछा जाता है। तो जब भी किसी राजा का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसमें क्या आंसर करेंगे। सबसे पहला देखिए, कोई भी राजा किसी विशेष क्षेत्र का राजा होता है और किसी विशेष जनता का राजा होता है। तो जब भी हमसे एग्जाम में कोई राजा पूछा जाता है तो सबसे पहला पॉइंट उसका एड्रेस, कि ये कहाँ का राजा है भैया, ये बताना होता है। सबसे पहला ये बताया जाए कि कहाँ का, और फिर दूसरा बताया जाए कि कब से कब तक राजा रहा। फिर तीसरा, अगर उसने कोई उपाधि धारण की है तो हमें वो पॉइंट लेना चाहिए कॉमा लगा करके। चौथा पॉइंट इसमें हो सकता है उसकी कोई विशेषता, अगर उसने कुछ बहुत विशेष किया है तो। जैसे आगे एक राजा भोज नाम का क्वेश्चन भी हुए, वहां मैं बताऊंगा कि विशेष हमने क्या ऐड कर लिया। अब हम इस क्वेश्चन में 4 बातें लिख सकते थे, और भी लिखी जा सकती है, लेकिन प्रायोरिटी किसे देनी है। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर टेस्ट देने वाले हर स्टूडेंट ने लिखा होगा, लेकिन हमें
उन बातों को क्रम से लिखते आना चाहिए कि सबसे पहले मुझे क्या लिखा जाए। तो भाई कोई भी व्यक्ति का परिचय उसका नाम होता है, किसी भी राजा का परिचय उसका किस जगह का राजा है इस बात से पता चलता है। इसलिए सबसे पहली लाइन होनी चाहिए वर्धन वंश के महान शासक जिन्होंने उत्तर भारत पर इस समय से इस समय तक शासन किया। देखो दो बातों में उस राजा का पूरा परिचय हो गया। हो सकता है कि मेरी इस बात की बजाय आपने कुछ और लिखा हो, लेकिन मेरी देखिए एग्जाम में हो सकता है ऐसा कोई प्रश्न हो जिस राजा के बारे में बहुत जानकारी आपको नहीं हो, तो आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि मैं क्या सोचूं। तो जब भी कोई राजा का नाम आपसे पूछा जाए टेस्ट में 2 नंबर में या किसी परीक्षा में 2 नंबर में, तो आप बस ये सोचें कि ये कहाँ का राजा है और कब से कब तक राजा रहा। मम्मी पापा का नाम नहीं लिखना है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा कि वो मम्मी पापा का नाम लिखते हैं, वो कोई काम के नहीं है। यहां पर हमने लिखा वर्धन वंश के महान शासक जिन्होंने उत्तर भारत पर 606 से 649 तक शासन किया। अगर आपको ये साल याद नहीं आ रहा है तो आप छठी शताब्दी या 7वीं शताब्दी के मध्य में शासन किया ऐसा भी लिख सकते हैं, राउंड फिगर मेंस में चलता है। फिर हमने आगे लिखा इसकी राजधानी क्या थी। तो भैया राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है उसके एड्रेस बताने के बाद उसकी राजधानी क्या थी। तो दूसरे नंबर पर उसकी राजधानी आनी चाहिए जो हमने लिखी। उसकी रचना ये उसमें विशेष है। देखो हमने क्या कहा था, कहाँ का राजा है, कब से कब तक राजा बना, उसकी उपाधि और उसकी विशेषता। तो अब यहाँ दोनों मिलेगी आपको। इसकी रचनाएं हैं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शनी। इससे हमने प्रेजेंट कर दिया कि भैया ये इसकी एक और विशेषता थी, राजा होने के साथ उसकी एक विशेषता हो गई। अगला उसके शासनकाल में चीनी यात्री हैंसोंग भारत आया था, ये दूसरी विशेषता हो गई। अगर हमारे पास स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो ये तीसरी बात भले ही मत लिखो या इन दोनों में से कोई एक लिख दो। आपका जो आंसर है उसमें 2 में से 2 नंबर मिलने चाहिए। हो सकता है कि आपने क्रम चेंज किया हो, लेकिन अगर ये 3 बातें 4 बातें अगर आपके आंसर में हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने चाहिए। वेरी गुड। अगर दिव्या आपने ये आंसर लिखा है तो अच्छा है। ऐसे ही हमें अपना इवेल्युएशन करना है। तो जहां जहां आपको गलती लग रही है कि इस पॉइंट में मैंने ये नहीं लिखा, वो आप अपने ही आंसर के पीछे की तरफ लिखेंगे और अगली बार कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती ना हो। हमने 2 पॉइंट समझे। जब युद्ध का नाम आएगा तो कहां उसका वर्णन है, कब लड़ा गया, किन 2 राजाओं के बीच लड़ा और कौन जीता, ये महत्वपूर्ण है। फिर अगर जगह बचेगी तो विशेषता पर आएंगे। अगर राजा का नाम पूछा जाता है तो कहां का राजा, कब शासन किया, उसकी उपाधि, उसकी विशेषता। विशेषता में 5-10 बातें भी लिखी जा सकती है कि जैसे बौद्ध धर्म का अनुयायी था या फलानी शाखा का अनुयायी था, वो बाद में लिखी जाने वाली बात है। बहुत सारे बच्चे इसको शुरू में डालते हैं जो नंबर कट करवाएगी, क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं है। और आगे बढ़ते हैं सेम पैटर्न पे, तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है तुर्कान चहलगामी। अगर ये इस टाइप का एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए जो कि एक विशेष पॉइंट है, तो क्या करना है। जब भी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि अनार्थक शब्द है, जिसका अर्थ निकलता है, तो जब भी टेस्ट में या एग्जाम में ऐसा कोई शब्द पूछा जाए तो पहली लाइन में उसका अर्थ बताना होता है कि ये चीज क्या है। क्या करते हैं बच्चे, बहुत सारी दुनिया भर की बातें लिखते हैं और ये लिख करके नहीं आते कि ये क्या है। तो हमें सबसे पहले इस प्रश्न में इसका अर्थ सोचना है कि ये चीज क्या है। क्या लिखा हमने, निर्माण इल्तुतमिश द्वारा, अंत बलबन द्वारा। ठीक है, इस पर आएंगे। 40 अमीरों का समूह जो शासन संचालन में सहायता करे। पहला पॉइंट आपको समझ ये होना चाहिए था पहली लाइन में, भले ही से वो दूसरी लाइन में चलेगा थोड़ा बहुत इंटरफेयर, लेकिन इसको पहली पे ही लिखने की कोशिश करनी है आपको। 40 तुर्काने चहलगामी, पहला अपने आप से पूछ लो क्या क्या है। 40 अमीरों का संगठन जो शासन संचालन में सहायता करे। फिर दूसरी लाइन होनी चाहिए कि इसका निर्माण किसने किया और इसे समाप्त किसने किया, अंत किसने किया। तो निर्माण हो गया इल्तुतमिश द्वारा, अंत हो गया बलबन द्वारा। अब अगर आपके पास जगह बची है तो आगे की बात लिखो, अगर स्पेस नहीं बची है तो कोई जरूरत नहीं, इतना भी सफिशिएंट है। अब मेरे पास जगह बची थी इसलिए मैंने लिखा उद्देश्य विद्रोही सरदारों को दबाना। अगर ये लिख देते हो तो आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे, नहीं लिखते हो तो कोई बात नहीं, इस लाइन के बिना भी आप 2 नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो खुद के नंबर यहां पर भी जोड़ लेना, अपने आप को एनालिसिस। देखो मैं ये नहीं समझाना चाह रहा हूं कि इसमें ये एक फैक्ट आप सीख लो, ये तो सब जगह मिल जाएगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब भी ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तब आप
अपने दिमाग को क्या सोचने के लिए कहेंगे। तुर्गाने चहलगामी की जगह अगर कुछ और पूछ लिया जाता तो आप अपने आप से पूछते कि ये क्या है। जब आप ये क्या है का आंसर पहली लाइन में करते हो तो एग्जामिनर भले ही से इतिहास का टीचर है या नहीं है वो समझ जाएगा कि ये बच्चे ने बेहतरीन आंसर लिखा होगा। और रूल भी यही है कि हमें पहली लाइन में एक लाइन में आंसर करना है कि ये क्या, जैसे 40 अमीरों का संगठन जो शासन संचालन में सहायता करे। क्लियरली यहां तक समझ में आया। इसमें भी अगर इस तरीके से आपने 2 या 3 पॉइंट एड ऑन किए तो आपको 2 में से 2 नंबर मिलने चाहिए। अगर आपने इनकी संख्या कम रखी है या कुछ गुड़ जुड़ कुछ भी लिख दिया है तो फिर अपने आप से 1.5 या 1 कर लेना। इस 2 नंबर वाले सेगमेंट में आंसर लिखने पर 1 नंबर जरूर मिलता है अगर आपने ठीक ठाक लिखा है तो, बहुत सड़ा हुआ नहीं। आगे बढ़ते हैं, सेम पैटर्न पे आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब यहां आपसे एक विशेष शब्द, एक एरिया का नाम पूछ लिया है, चेदी महाजनपद। फिर वही बता रहा हूं कि जब आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो खुद से ये प्रश्न करो कि ये क्या है। तो हम एड्रेस बताएंगे, ये चीज है क्या है ये बताओ। तो क्या है ये कैसे बताया जाए भाई इस प्रश्न में। चेदी महाजनपद क्या है, 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों में प्रमुख, ये क्या हो गया इसके बारे में कि ये चीज क्या है। भले ही से आपको आता हो नहीं, अगर यहां से सोचना शुरू करोगे तो आंसर आपको आने लगेगा। दूसरा, इसका क्षेत्र यमुना नदी और विंध्याचल पर्वत के मध्य बुंदेलखंड, ये हमने उसके बारे में बताया कि ये जो चेदी महाजनपद है ये कहां पर थी। तो ये कहां पर थी, यमुना नदी से लेकर के विंध्याचल पर्वत तक फैली हुई थी, या ये चेदी महाजनपद का क्षेत्र था। अब चाहो तो यहाँ क्षेत्र के बाद 2 बराबर का निशान या डैश लगा करके भी लिख सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो वो समझ जाएगा। फिर हमने कॉमा लगाया, राजधानी इसकी शक्तिमती थी। और फिर हमने यहाँ एक कॉमा लगाया और इसमें शामिल क्षेत्र दशार्ण, जो हमारे मध्य प्रदेश के पुराने वाले क्षेत्र थे ना, एरण सागर हो गया, दशार्ण विदिशा हो गया, और चाहो तो खजुराहो या जिजाक भुक्ति का कुछ क्षेत्र, ऐसे भी इसको फाइंड आउट किया जा सकता था, लिखा जा सकता था। तो अगर इतनी बातें हमने इस टाइप के प्रश्न में लिख दी तो फिर कुछ बच ही नहीं जाता है। देखो लिखने को तो ऐसा है कि फिर मैं बहुत सारी बातें लिखूं कि इसका राजा कौन था, फिर कब से कब तक कब किसने इसको किस जनपद में मिला लिया, लेकिन वो प्रश्न क्या पूछ रहा है इस बात पर फोकस करना है कि जब चेदी महाजनपद पूछा जाए तो बताओ ना। हम ये मानकर चलो कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता तो पहली लाइन उस बात का इंट्रो देगी कि ये क्या है। तो हमने क्या कहा, 6ठी शताब्दी में बने 16 महाजनपदों में से एक, पहली बात। फिर ये कहां से कहां तक था ये, फिर उसकी राजधानी, फिर उसके अंदर कौन कौन से एरिया आते थे। इस तरीके से अपने दिमाग को पैटर्न समझाना है कि हम एग्जाम में सोचे इस तरीके से, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। सेम क्वेश्चन में एक और वंश पूछ लिया, परिवारजक वंश। अब ये परिवारजक वंश में क्या लिखा जाए, तो अगर मैं ये आंसर आपको ना बताता तो भी हमारा दिमाग किस तरीके से सोचना था कि कोई भी वंश जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम क्या सोचेंगे, कब से कब तक और कहां, ये 2 बातें सोचेंगे कि परिवारजक वंश कब से कब तक और कहां पर रहा। 5वीं से 6ठी शताब्दी में मध्य भारत में स्थापित प्रमुख वंश, ये हमने उसके बारे में बता दिया कि ये कहां या क्या था, इन दोनों बातों का आंसर हो गया। फिर बताएंगे इसका विस्तार कहां था, बुंदेलखंड क्षेत्र मूलतः पन्ना। फिर राजधानी क्या थी, नागोद, और उसके संस्थापक कौन थे। इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन के, देखो एग्जाम में हम जब बैठते हैं ना तो हड़बड़ी में हमें ये नहीं शुरू पतल पल्ले पड़ता कि शुरू कहां से करना है और खत्म कहां करना है। तो शुरू कहां से करना है, अब जब ये पैटर्न हम अपने दिमाग में सेट कर लेंगे कि क्या, सोचो कि ये क्या था या कहां था, तो हम शुरू हो जाते हैं। फिर एक बार हमारा लिंक बनता है तो फिर आंसर आ जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, राजा भोज। अब हमने अभी आपको समझाया कि जब हमसे एक राजा का नाम पूछा जाएगा तो हम ये बताएंगे कि ये कहां का राजा है ना, इसने कब से कब तक शासन किया और ये कहां का राजा है। तो क्योंकि राजा की तो मूल पहचान, जैसे मुझसे हमसे पूछा जाए कि टीचर, जैसे यहां मेरा नाम लिख दिया जाए दिनेश चौधरी, या शिक्षक दिनेश चौधरी, क्योंकि यहाँ राजा भोज लिखा हुआ है ना, तो टीचर दिनेश चौधरी कौन है, शिक्षक दिनेश चौधरी। तो हम क्या बताएंगे इसके बारे में कि भैया कौन सी चीज पढ़ाता है, किस चीज का टीचर है। तो ऐसे ही किसी राजा का क्या होता है कि वो कहाँ का राजा है और कब से कब तक राजा रहा, ये उसकी मतलब उसका इंट्रोडक्शन होता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमने लिखा, परमार वंश के प्रतापी शासक जिन्होंने 1010 से लेकर 1055 तक मध्य भारत क्षेत्र पर
मध्य भारत क्षेत्र पर शासन किया, ये हमने पहली लाइन में उसका इंट्रोडक्शन दे दिया। देखो हो सकता है कि आपको ये टाइम ड्यूरेशन नहीं पता हो, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 11वीं शताब्दी के शुरुआत में एमपीपीएससी मेंस जो है वो फैक्चुअल एग्जाम नहीं होती, वहां पर हमें वर्ड टू वर्ड सही बातें लिखने की जरूरत नहीं है, लगभग लगाओ और कार्यक्रम आगे बढ़ाओ, क्योंकि एग्जामिनर आपसे वो फैक्ट पूछने के लिए ये क्वेश्चन नहीं दिया है, आपकी क्षमता जानने के लिए क्वेश्चन दिया है कि आप में समझ है या नहीं। आगे फिर हमने लगाया उसकी उपाधि, तो देखो किसी राजा का सबसे विशेष गुण होता है उसकी उपाधि, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद जीवन भर की जो उसकी तपस्या उसके बाद उसे कोई उपाधि मिलती है, तो हमने यहां लिखा परम भट्टारक, परमेश्वर। अगर ये पॉइंट मिस भी कर जाओगे तो चलेगा, क्योंकि अगली बात में विशेषता आती है, तो विशेषता में कुछ लिख दो। इसकी विशेषता में हमने इसकी रचनाएं लिख दी, क्या लिखा, सरस्वती कंठाभरण और युक्ति कल्पतरु। फिर सम्रांगण सूत्र, वो मुझे याद था इसलिए मैंने 3 चिपका दिया, अगर आपको ये याद नहीं है तो आप ये लिख दें कि ये एक रचनाकार भी था और एक आदि रचना का नाम लिख दें, ये भी चलेगा। ऐसे इसने और विशेष में जाना है और जगह बची है, तो फिर उसने क्या क्या निर्माण कार्य किए ये बताओ आप। उसने भोजशाला बनवाई थी, या भोपाल में भोजताल बनवाया, जो भी वर्तमान में धार में सरस्वती मंदिर या जो विवाद का एक स्थल है वो इसने बनवाया था ना, जो संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो ऐसे इसने जो निर्माण कार्य किए उसमें से एक या दो जो उसके विशेष को, उसको एक राजा के रूप में प्रेजेंट करने या उसके इतिहास में योगदान को प्रेजेंट करने वाली बातें होती है, वो हम यहाँ लिखते हैं। सेम पैटर्न पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्थायी बंदोबस्त। सबसे पहली लाइन होनी चाहिए कि ये चीज क्या है। मान लो कि मैं ना समझ इंसान हूं और मुझे नहीं पता कि स्थायी बंदोबस्त क्या था, तो जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो ये लिखते हैं कि कितना परसेंट टैक्स लिया जाता था, है ना, किसने शुरू की, ये बात होती है। लेकिन नहीं, पहली बात होनी चाहिए कि ये चीज क्या है, ये तो बताओ कि ये क्या है भाई। तो हमने बताना है कि ये क्या है। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व प्रणाली, बस इतने में तो उसका इंट्रोडक्शन हो गया कि ये ब्रिटिश कालीन एक भू राजस्व प्रणाली थी। बस बंगाल और उसके आसपास, मतलब बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रांत के कुछ क्षेत्रों पे लागू की गई थी। अगर आपको ये याद है तो ठीक है, लिखना जरूरी है, क्योंकि जब स्थायी बंदोबस्त का मूल इंट्रोडक्शन की कहां आई थी तो ये लिखना पड़ेगा। इसका प्रारंभ 1793 में कार्नवालिस द्वारा किया गया, फिर जमींदार को भूमि मालिक माना गया था इस प्रणाली में, उसकी विशेषता हो गई। अगर ये याद है तो ठीक है, जगह बची है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। किया गया और किसानों को, सॉरी जमींदार को 1/10 हिस्सा, और जो ब्रिटिश जो शासक हुआ करते थे उनको 10/11 हिस्सा, इतना टैक्स मिलता था। अगर हमारे पास जगह बचेगी तो ये लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि लिखने की तो खूब सारी बातें हैं कि भारत के, संपूर्ण भारत के इतने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू हुई, इतना कर वसूला जाता था, बहुत सारी बातें लिखी जा सकती है, लेकिन अपने को नहीं लिखनी, क्योंकि हमारे पास केवल 2 लाइन है। तो 2 लाइन में हमें सबसे पहली बात लिखनी होती है कि वो चीज क्या है। जैसे अगर उल झलूल यहाँ कोई प्रश्न रख दिया जाए तो हम क्या लिखेंगे कि वो क्या है, तो वो वहां से शुरू होना चाहिए। आप अपना एनालिसिस करते जाइएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। त्रिपुरी अधिवेशन, अगला प्रश्न क्या है, त्रिपुरी अधिवेशन। फिर वही बात आती है कि ये चीज क्या है। देखो कम शब्दों में 2 या 3 वर्ड्स का यूज करके भी हम लिख सकते हैं, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, बस इतने से में तो इंट्रो हो गया कि ये चीज क्या है भैया। अगर यहीं पर सूरत अधिवेशन होता तो हम बताते ना कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, अगर यही लखनऊ अधिवेशन होता तो हम बताते कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है। उसके बारे में ये सोचो कि ये क्या है, ये है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। पहला इंट्रो हो गया, फिर कॉमा लगाओ और फिर लिखो कि जो 1939 में जबलपुर में आयोजित हुआ था, ये उसकी दूसरी बात होनी चाहिए, उसके बारे में कि कहां हुआ। तीसरी बात, अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस जीते, लेकिन महात्मा गांधी से विवाद के कारण त्यागपत्र दे दिया गया और अंततः अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मैंने 10-20 शब्द, 15 शब्द से ज्यादा लिख दिए, तो इसको शॉर्टकट में लिखा जा सकता है कि अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए, विवाद के कारण अंततः अध्यक्षता, कॉमा लगा लगा करके इन शब्दों को अपने तरीके से लिखो। 1.5 लाइन में ये बात लिखनी है और आधी लाइन में लिखना है कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, और एक उसकी विशेषता लिखनी है। अगर ऐसा आपने इस क्वेश्चन में किया है तो आपको 2 में से 2 मिलने से कोई नहीं रोकेगा। एग्जाम में हर आदमी यही चेक करता है कि आपने बेसिक बातें लिखी है कि नहीं। हम क्या करते हैं कि एडवांस खूब अच्छा
के चक्कर में मूल बात भूल जाते हैं। अधिकांश बच्चे यही कर रहे हैं कि वो खूब अच्छा तो लिखते हैं लेकिन मूल बात नहीं लिखते। भाई हम इंसान हैं, अगर हम अपनी मूल गुणों को ना लिखें और फिर बहुत सारी विशेषताएं लिख दे तो फिर मतलब नहीं निकलेगा। तो हमें मूल बातें पहले और फिर और विशेष करने की कोशिश करनी है, इस तरीके से आगे बढ़े। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर शब्द आया मार्च। जो भी शब्द आएगा हम पहला पॉइंट अपने आप से पूछेंगे कि ये क्या है। क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य, बस खत्म हो गई, यहां कॉमा लगा दिया हमने। मुख्य क्षेत्र मालवा है, ये भी किया जा सकता था इसकी जगह कि मालवा का लोक नृत्य, इससे भी इसका इंट्रोडक्शन हो जाता। आपको जो समझ आता है इन दोनों में से एक बात आप आगे लिख सकते हैं। आगे फिर उसकी एक विशेषता पे आ जाओ। विशेषता में क्या लिखेंगे? पौराणिक गाथाओं और लोक संस्कृति पर आधारित। तो जितने भी लोक संस्कृति के जो तत्व हैं, जितने भी लोक नाट्य हैं, वो सब पौराणिक कथाओं और लोक जो कलाएं हैं उनका प्रदर्शन होती है। मुख्य कलाकार, अगर आपको ये याद है तो आपके क्वेश्चन में 4 चांद लगाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी प्लेस पे कोई करंट अफेयर्स का पॉइंट लिखने की कोशिश करें कि अब भी ये मार्च का प्रदर्शन यहाँ जैसे खजुराहो नृत्य समारोह में किया गया, ऐसा कोई भी एक करंट अफेयर्स का पॉइंट डालें ताकि आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा अपडेट बता सके। ओम प्रकाश शर्मा मैंने जानबूझकर लिखा, फिर सिद्धेश्वर सेन हमने जानबूझकर लिखा क्योंकि ओम प्रकाश शर्मा का अभी अभी न्यूज़पेपर में बहुत वर्णन रहा, इसलिए इनको पुरस्कार मिला। अब वो डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं उस व्यक्ति को, लेकिन ऐसा लिख देने से ये पता चलेगा कि आप अपडेटेड इंसान हो। या यूं लिख सकते थे कि ओम प्रकाश शर्मा को इस मार्च के कारण ये पुरस्कार मिला, तो और ज्यादा अच्छा हो जाता। अभी मुझे जितना समझ में आया था मैंने लिखा। इस तरीके से हमें हर प्रश्न का या इस टाइप के जो सांस्कृतिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर करना होता है। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर एक राजा का नाम आ गया, दलपत शाह। अब आधे बच्चों को सूझनी पड़ती कि मैं इसमें क्या लिख दूं। कुछ नहीं करना है, सोचो कि ये कौन थे, कहाँ के राजा थे, पहला पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि राजा की पहचान क्या, कहाँ का राजा। भाई दूध वाले की पहचान वो दूध बांटता है इसलिए होती है, टीचर की पहचान वो पढ़ाता है तो क्या पढ़ाता है इससे होती है। ऐसे ही राजा की पहचान वो कहाँ का राजा है इससे होगी। तो हमने क्या लिखा, गोंडवाना वंश के गोंडवाना वंश के प्रमुख शासक जिन्होंने इस साल से इस साल तक शासन किया। अगर आपको ये याद ना रहे फिर मैं बता रहा हूं, शॉर्टकट मार दो। 16वीं शताब्दी के मध्य में शासन किया, ऐसे पॉइंट लिखा जा सकता है। शासन किया, बस यहां तक देखो, एक लाइन में 2 बातें आ गई। फिर अगली बात पे आते, इनकी उपाधि क्या थी भाई, तो श्री महाराजा धीराज और श्री राजा की उपाधि इन्होंने धारण की। फिर इनकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी इन्होंने स्थानांतरण की थी गढ़ा से सिंगोरगढ़। ये आप अच्छा पॉइंट है, विशेषता भी बन जाएगी और इसकी खुद की क्वालिटी भी लिखी जा सकती है। फिर इसकी समाधि, अब मुझे ये करंट अफेयर्स याद था इसलिए मैंने जानबूझ करके कुछ और ना लिखते हुए यहाँ ये पॉइंट लिखा। मैं ये इसके बारे में एक पॉइंट बता दूं आप सब लोगों को, शायद आपको याद ना हो कि 7 वर्ष पहले, आज हम 2025 में 2017-18 में इनकी समाधि की खोज की गई है। इनकी समाधि पहले इतिहास से आज तक किसी को पता नहीं थी, तो 7 वर्ष पहले इनकी समाधि खोजी गई और वर्तमान सरकार ने उसको आज इस साल, पिछले साल मतलब 2024 में राष्ट्रीय जो धरोहर है उसमें शामिल किया है, मध्य प्रदेश की धरोहर में शामिल किया है। तो याद रखना, इनकी जो समाधि है वो संग्रामपुर में है और खोज जो है मुलाम बाबा के नाम से फेमस या फिर मुलाम चंद जैन नाम के व्यक्ति द्वारा खोजी गई है। तो ये हो गया करंट अफेयर्स। अब देखो जहां जगह मिली वहां हमने उसमें करंट अफेयर्स जोड़ दिया। ऐसे हम जहां जोड़ सकते हैं, क्योंकि जनरली ये अब हो गया करंट अफेयर्स। आप इसको बड़ी स्पेस होती तो मैं लिखता कि अभी कुछ समय पहले इनकी समाधि खोजी गई है और वहां फलाना कार्यक्रम हुआ, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट में निपटा दिया। तो ऐसे जहां हम जोड़ सकते हैं वहां हमें जोड़ने की कोशिश करनी है। अगला एक राजा का नाम फिर से आ जाता है भैया, बखत बल्ली, है ना। तो बखत बल्ली जो है ये एक राजा है। फिर वही राजा कहाँ के होते हैं, तो राजा के बारे में इंट्रोडक्शन होता है कि ये कहाँ का राजा है। शाहगढ़ रियासत के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। अब क्योंकि इनके समय में महत्वपूर्ण बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने 2-3 समय तोड़ तोड़ कर शासन किया, इसलिए वो पॉइंट मैंने स्किप किया। अब चाहो तो 19वीं शताब्दी के मध्य में शासन किया इन्होंने, ऐसा लिख सकते थे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इनके सेनापति बोधन दव्वा थे। ह्यूरोज को रोकने के लिए, जब ह्यूरोज रानी लक्ष्मीबाई का पीछा कर रहे थे तो ह्यूरोज को रोकने में इन्होंने 2 जगह पर ह्यूरोज से युद्ध लड़े थे। वो जगह थी मदनपुर घाटी और नारघाट घाटी। तो वो उनके असली में इनका योगदान इतिहास में यही तो है
कि इस व्यक्ति ने अंग्रेजों से इन 2 जगह पर लड़ा, ये हमें प्रेजेंट वहां जरूर करना है। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो इतिहास का, ये जो हमारे बुंदेलखंड के किसी भी राजा के बारे में या हमारे जो आधुनिक भारत के इतिहास के जितने भी राजा हैं उनके बारे में अगर ऐसा स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड कोई बात लिखेंगे तो ये जरूर लिखेंगे कि भाई ये कहाँ का राजा था, या इसने कहाँ अंग्रेजों से युद्ध लड़ा, कौन सा युद्ध लड़ा, यह आना चाहिए। इस तरीके से हमें प्रेजेंट अपने क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सर्वप्रिय क्वेश्चन है, टंट्या भील। लेकिन हर बच्चा यही गलती करेगा कि वो शुरू में पहला पॉइंट लिख देगा रॉबिन हुड है भैया, किस चीज का, ये तो बताओ कि ये क्या है, ये कौन है। क्योंकि नाम जब आ जाता है तो हमारा प्रश्न होना चाहिए खुद से कि ये कौन है। आदिवासियों का मसीहा और कॉमा लगा के इंडियन रॉबिन हुड व स्वतंत्रता सेनानी, क्योंकि इन 3 बातों से इनका पूरा परिचय हो गया। अगर कोई व्यक्ति इनको बिल्कुल भी नहीं जानता होगा तो भी समझ जाएगा कि ये कौन है। तो ये यहां से हमें पता करना है कि कौन है वो। तात्या टोपे ने गोरिल्ला युद्ध नीति जो है वो तात्या टोपे से गोरिल्ला युद्ध नीति सीखी और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, ये इनकी खास बात हो गई। एक विशेषता बतानी थी, कुछ और भी बता सकते हैं। इनको फांसी दी गई 1889 में। अब क्योंकि मुझे करंट अफेयर्स जोड़ना था तो मैं समाधि पाताल पानी लिख करके लिए जोड़ सकता हूं, पाताल पानी में स्मारक बनाया गया ये भी बोल सकता हूं, या भंवरकुआ चौराहे का नाम टंट्या भील चौराहा किया गया। जो आपको करंट अफेयर्स में एक नाम याद आ जाए, टंट्या भील के नाम से एक पुरस्कार की बात की, एक महाविद्यालय शुरू की स्थापना का प्रस्ताव आया, बहुत सारी बातें जो आप लिख सकते हो वो उसमें एड ऑन जरूर करना है। एक छोटी सी बात कॉमा लगाकर आधी लाइन में खत्म कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर ऐसा ही क्वेश्चन अगला हो तो क्वेश्चन है सोहावल नरसंहार। जब इस तरीके का प्रश्न होगा तो भी प्रश्न हमसे खुद से होना चाहिए कि ये क्या है। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा आम सभा पर गोलियां चलाई गई थी, ये इसका अर्थ हो गया कि ये क्या है भाई सोहावल नरसंहार। सोहावल माजनगांव सतना 19 जुलाई 1938। हमने बता दिया कि ये कब घटना हुई थी। इसको सब बच्चे अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं, वो चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसका टाइम क्या था, कहाँ हुई थी, कॉमा लगा लगाकर हेडिंग डालकर इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। नेतृत्व किसने किया, लाल बुद्ध प्रताप सिंह ने। और शहीद कौन हुए तो 1-2 लोगों के नाम वहां एड ऑन करके इसको खत्म करें। हम जो अपनी तरफ से एड ऑन कर सकते हैं वो एड ऑन करने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला प्रश्न है शहादत खां। सेम पैटर्न पे आप जब तक ये नहीं बताओगे कि शहादत खां कौन थे तब तक आपका आंसर अच्छा नहीं माना जाएगा। शहादत खां कौन थे अगर मैं याद करूं तो मुझे याद आता है, मतलब एग्जाम में बैठे बैठे मुझे याद आया कि होलकर वंश की जो सेना थी या होलकर जो राजा थे उसमें एक राजा तुकोजी राव के जो तोपखाना प्रमुख थे उनका नाम था। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये कौन है। तो हमें बताना है कि होलकर रियासत में तुकोजीराव होलकर के तोपखाना प्रमुख, ये एक पहली लाइन में इनके बारे में बता दिया कि ये कौन। दूसरे नंबर पे आओ, 1857 की क्रांति में महू और इंदौर में इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया या विद्रोह किया, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेतृत्व किया, ऐसे भी लिख सकते हैं कि विद्रोह किया। 1874 में फांसी दी गई और इनकी समाधि अपने इंदौर में जीपीओ पर, जहां मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ऑफिस है ना वहीं जस्ट पास में है, तो मुझे एड्रेस पता है जीपीओ इंदौर, तो इसलिए मैंने वो डाल दिया। आपको नहीं पता हो सीधे इंदौर डाल सकते हैं। हमें इनके बारे में 3 बातें लिखनी थी, लेकिन हर बात जो आप लिखो उसमें सबसे पहला पॉइंट कि ये कौन है। जब आप लिखो तो ये जरूर आ जाए कि ये आदमी है कौन। अगर ये नहीं आएगा तो आपको 1.5 नंबर मिलेगा फिर। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। सेम पैटर्न पे एक अगला क्वेश्चन है, सिपाही बहादुर सरकार। सिपाही बहादुर सरकार, भाई ये क्या शब्द है। सिपाहियों ने बनाई बहादुर सरकार, ऐसा कोई नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है। ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं ना जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। 1857 की क्रांति के समय सीहोर में ये 2 लोग थे, महावीर कोंड और दूसरा नाम है वल्ली शाह। इन दोनों ने बहुत सारे सिपाहियों के साथ मिलकर के नेतृत्व में सिपाहियों ने सिपाही बहादुर सरकार नाम की एक सरकार बना दी थी जिसका नाम ये है। समझ गए होंगे। तो हमने पहले यही बताने की कोशिश की कि ये क्या था, सिपाही बहादुर सरकार था क्या। तो ये कि 1857 के समय सागर के आसपास वाले या ये जो क्षेत्र है सीहोर के आसपास वाले क्षेत्र में एक अलग सरकार अंग्रेजों से पृथक होकर के बनाई गई भारतीय सैनिकों द्वारा, जो इस टाइप की थी, जो 1857 से 58 तक चली।
फिर मेजर जनरल ह्यूरोज ने इसका दमन कर दिया, खत्म हो गई, ये पूरा आ गया वर्णन। अगर मैं चाहूं तो इसके बारे में 5 नंबर लिख दूं इतनी सी बात से। तो हमें इनका इंट्रोडक्शन इस फॉर्मेट पे प्रेजेंट करना होता है। ये हर क्वेश्चन जो भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया, ये सारे आंसर मैंने स्वयं लिखे हैं, ताकि मैं आपको कुछ न कुछ गाइड कर पाऊं, हर एक प्रश्न में क्या सुधार करना है ये बता पाऊं। आप लोग खुद अपने इन क्वेश्चंस के आंसर को नोट डाउन करेंगे। अब हम चलते हैं बड़े क्वेश्चंस पे। बड़े क्वेश्चंस में भी हमें इसी टाइप से अपने आप में कुछ सुधार करने की कोशिश के हिसाब से इस आंसर को देखना है। जैसे मैं हमेशा जब पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं कि 7 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले भूमिका लिखनी होती है, फिर हमें मेन बॉडी पर आना होता है, और फिर हमें निष्कर्ष के लिए एक आधा पॉइंट बचा करके उसे लिखना चाहिए। जब कोई भी प्रश्न इस पैटर्न पे लिखा जाता है तो उसे अच्छा या संपूर्ण आंसर माना जाता है। कोई बात नहीं, अगर कुछ स्टूडेंट इस बात को नहीं जानते हैं तो ये प्रश्न उठता है ना हमेशा कि सर भूमिका लिखें कैसे, 7 नंबर में तो वैसे ही जगह नहीं होती। देखो मैंने लिख करके बताया, एक कोई ऐसी बात जो उस चीज की पृष्ठभूमि हो सकती है, वो हजारों बातों में से कोई एक हो सकती है, या बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं, आप लिखने की कोशिश करें। देखो क्वेश्चन क्या था, 1857 की क्रांति के संबंध में विद्वानों के मतों का उल्लेख कीजिए। क्या आंसर लिखा गया, ब्रिटिश शासन की समाप्ति हेतु भारतीयों द्वारा किया गया पहला संयुक्त सामूहिक प्रयास जिसे इतिहासकारों ने, अब ये मैंने बता दिया कि किसने क्या कहा, और फिर यहां से वही बात फिर से शुरू हो जाएगी कि ये कहा, ये हमारा भूमिका हो गया कि भाई क्वेश्चन के बारे में ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। आप देखो एक तरीका था कि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से उसे पहचाना, या तो आप ऐसा लिखते, ये एक जो छोटे स्कूल के बच्चे होते हैं ना वो लिखते हैं पहली लाइन, जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 की क्रांति की विशेषता बताओ, तो छोटा बच्चा क्या लिखेगा, 1857 की क्रांति की विशेषता निम्नलिखित है, और फिर पहला पॉइंट डालेगा और शुरू करेगा। हम जो है वो पीएससी के स्टूडेंट है, और पीएससी के स्टूडेंट होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि उस छोटे बच्चे से थोड़ा अच्छा आंसर लिखने की कोशिश करें, उसका बैकग्राउंड उसमें बताने की कोशिश करें कि देखो क्या मैंने अपने शब्दों में क्या लिख दिया, ब्रिटिश शासन की समाप्ति हेतु, या उसे उखाड़ फेंकने, आप जो भी शब्द यूज करना चाहो उसके विरुद्ध बोल दो, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीयों द्वारा किया गया पहला संयुक्त और सामूहिक प्रयास जिसे इतिहासकारों ने इन नामों से, वो 6 नाम लिख दिए, जो 7 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं, चले गए, मेन बॉडी इसे ही कहते हैं। तो हमारी इस क्वेश्चन में क्या हो गई, देखो 2 नंबर में मैंने भूमिका लिख दी, 2 लाइन में मेरी भूमिका आ गई, ये वाली मेरी भूमिका है। फिर मैंने मेन बॉडी में ये 1 2 3 4 5 लिखा कि सैनिक विद्रोह का लॉरेंस ने, या लॉरेंस और शीले ने, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध कहा रिज ने। इसमें से जितने पॉइंट आपको एग्जाम में याद रह जाए, 5 भी रहेंगे तो चलेगा, जरूरी नहीं कि 7 नंबर का प्रश्न है तो 7 लिखे, 5 तक के कम से कम लिखने हैं। 6 याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, 7 याद रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन लास्ट की 2 लाइन में आप देखो, फिर मैंने निष्कर्ष लिखा, मैं 7वां लिख सकता था लेकिन मैंने एक लाइन बचा ली। क्या लिखा, 1857 का संग्राम अंग्रेजों के विरुद्ध पहली क्रांति और चिंगारी थी, उसके बारे में निष्कर्ष, कोई ऐसी बात जो क्वेश्चन को खत्म करने के लिए लिखी जाती है वो हम लिखें। आप जब न्यूज़पेपर में अभिव्यक्ति वाला आर्टिकल पढ़ेंगे तो लास्ट की लाइन पर कल से फोकस करना शुरू करना कि लेखक क्या लिख करके बात खत्म करता है, या तो लेखक कोई सुझाव दे करके बात को खत्म करता है, या तो वो एक सुझाव देता है, या फिर वो एक उपाय बताता है, या फिर वो हमारे सामने एक होप या एक प्रश्न छोड़ करके चले जाता है, यहां पर वो बात को एंड करता है। क्योंकि हम किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं इसलिए हमारी बात उसको कंप्लीट करने वाली होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहां ये पॉइंट लिखा, 1857 का संग्राम अंग्रेजों के विरुद्ध पहली क्रांति और चिंगारी थी जिसने भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधा और आजादी की मांग को प्रशस्त किया। ये हमारा निष्कर्ष हो गया। देखो ये प्रश्न बार बार उठता है कि सर 7 नंबर में कहां जगह होती है, जगह उतनी ही यूज की है जितनी अपने एग्जाम में होगी, उससे कम ही है। एक लाइन मैंने जानबूझ करके कम डाली हुई है आपके आंसर्स में, क्योंकि जब हम एग्जाम में आंसर लिखते हैं तो फेकोलॉजी ज्यादा करते हैं, और उस फेकोलॉजी में ना 2 बातें फालतू की लिख जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा आपको जब टेस्ट दूंगा तो एक लाइन कम करके दूंगा ताकि आप वहां जो फेकोलॉजी करे वो अपने क्वेश्चन की सीमा से बाहर आए। मैंने भी इसी पैटर्न पे इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधार शैली की या गांधार कला की विशेषताएं बताइए। देखो
सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन की भूमिका, फिर वही पैटर्न फॉलो करूंगा। मैं हमेशा बोलूंगा कि 7 नंबर के हर क्वेश्चन में आप पहले भूमिका बनाएं 2 लाइन की। और भूमिका का मतलब क्या होता है, भूमिका को कहीं कहीं पे पृष्ठभूमि लिखा हुआ मिलेगा। पृष्ठभूमि मतलब कि वो चीज क्या है, इसका इंट्रोडक्शन। जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की विशेषताएं बताइए, अब आपकी भूमिका क्या होगी? जब आप 2 लाइन में लिखेंगे कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम क्या है, उसका शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन ही उसकी भूमिका बन जाएगी। तो यहां हमने लिखा, यवन आक्रमणकारियों द्वारा भारत में गंधार अर्थात अफगानिस्तान क्षेत्र में प्रथम शताब्दी ईसा से 5वीं शताब्दी के बीच विकसित मूर्ति निर्माण की स्थापत्य कला। बस ये इसका इंट्रोडक्शन है, या यही इसकी भूमिका है। असली में मैंने इस 1.5-2 लाइन में ये बता दिया कि ये चीज क्या है। मेरे पास जगह बची थी इसलिए मैंने कॉमा लगाकर लिख दिया कि संरक्षक कौन थे, शक और कुषाण थे। कम जगह में ज्यादा बातें लिखना इसी तरीके से होता है। फिर हमने उसका जो मूल प्रश्न था कि गांधार कला की विशेषता, तो अब आप 5, 4, 6 जितनी विशेषता याद आ जाए, या तो कॉमा लगा लगा करके 8-10 लिख दो। अगर 8-10 नहीं याद है तो एक एक लाइन में 4 या 5 लिख दो, वो भी आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने मेन बॉडी की 5 विशेषताएं लिखनी है। मैंने लिखा काले पत्थरों का उपयोग किया गया। दूसरा, मानव शरीर का यथार्थ चित्रण जिसमें मांसपेशियां, घुंघराले बाल, यूनानी वेशभूषा, पैरों में जूते आदि का चित्रांकन किया गया। तीसरा, प्रभामंडल सादा और अलंकरण रहित दिखाया गया। ये इसकी विशेषता हो गई। तो जैसे मैंने यहाँ 5 विशेषताएं लिखी है, आपको भी इस तरीके की एक आधी विशेषता लिखनी है। अब मैं आप सब लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं, मैंने जानबूझ करके नहीं लिखा क्योंकि अगर मैं लिख देता ना करंट अफेयर्स, मैंने अभी 8-10 दिन से आपको न्यूज़पेपर से एक कटिंग कट करके करंट अफेयर्स पढ़ाना शुरू किया। मैंने 4 दिन पहले आप लोगों को हमारे ओडिशा में एक पेंटिंग या एक खुदाई स्थल से बुद्ध की एक मूर्ति मिली, उसके बारे में बताया था, जिसे जो कि गोल्डन ट्रायंगल का एक हिस्सा है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होता तो निष्कर्ष में आप वो बातें लिखते। मैंने जानबूझ करके इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मैं और उससे अलग देना चाहता था। हर एक इतिहास में भी देखो, कहा जाता है ना कि इतिहास में क्या करंट अफेयर्स जोड़े यार। मैंने अभी तक के 4-5 प्रश्नों में तो करंट अफेयर जोड़ दिया है, और आगे में बड़े प्रश्न जब आएंगे 10 नंबर वाले, तो उसमें तो खूब करंट अफेयर्स जोड़ के बताऊंगा। हर एक प्रश्न में खूब खूब डूबेंगे हम। यहां पर कोशिश करो। प्रमुख रूप से बौद्ध मूर्तियां ध्यान, पद्मासन, धर्मचक्र प्रवर्तन का संदेश देती है। ये मैंने अपनी तरफ से निष्कर्ष लिख दिया कि गांधार शैली की मूर्तियां ये करती है। अगर आपको नहीं याद है करंट अफेयर्स तो ऐसा लिखेंगे, अगर याद है तो वो करंट अफेयर्स जोड़ेंगे कि हाल ही में उड़ीसा के जो भी जगह है, वो जगह मैं भी नाम भूल गया, उड़ीसा में ही लिख दो सीधे सीधे। उड़ीसा में पुरातात्विक विभाग ने सर्वेक्षण या खुदाई के दौरान बुद्ध की गांधार शैली की मूर्तियां प्राप्त की हैं। या ये कह सकते हैं कि हाथी पर बैठी हुई मूर्तियां, क्योंकि बहुत विशेषताएं मिली वहां से। ऐसा कोई ना कोई बात जब हम यहाँ जोड़ते हैं तो करंट अफेयर्स के तहत वो कंक्लूजन बहुत अच्छा बनता है। और फिर आपको सही नंबर, देखो 7 नंबर वाले में बहुत आशाएं हैं कि अगर 7 नंबर का क्वेश्चन कोई नॉर्मल लिखेगा ना, वो निम्नलिखित है वाला, तो उसे मिलेंगे 3 या 3.5 नंबर, 4 नंबर। अगर किसी बच्चे ने ऐसे तरीके से इस क्वेश्चन को लिखा, निम्नलिखित विशेषताएं हैं गांधार शैली की, गांधार शैली की निम्न विशेषताएं, 3, 3.5 या 4, डिपेंड करेगा उसने कितनी विशेषता और क्या बातें डाली है। अगर आप इसमें ये भूमिका वाला कॉन्सेप्ट जोड़ देते हो, निष्कर्ष जोड़ देते हो, करंट अफेयर जोड़ देते हो, तो अगर भूमिका और निष्कर्ष ये दोनों जोड़ दिया तो अपने आप ये आपका 4 नंबर 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर करंट अफेयर जोड़ दिया तो 5.5 या 6 तक भी जा सकती है, डिपेंड करता है आपकी शैली कैसी है। तो यहाँ स्कोप है, बहुत स्कोप है अपने नंबर बढ़ाने का। एक सिंपल गणित समझिए, एमपीपीएससी मेंस का एग्जाम अभी 158 लोग देने वाले, 58 पोस्ट के लिए दिया जा रहा है, और 20 गुना बच्चे पास हुए हैं। ये जो 20 गुना या 21-22 गुना बच्चे पास होते हैं जनरली, ये 22 गुना सब स्मार्ट है और सब लोगों ने प्री निकाला है। 77-80 नंबर कोई भी बच्चा लाता है तो क्या वो गांधार कला के बारे में नहीं लिख पाएगा? सब लिख पाएंगे। लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा? हमारी जो एग्जाम होती है, उस एग्जाम में क्या होता है कि जो टॉपर होता है, उस टॉपर के और जो फेल हुआ है उस एग्जाम में प्रथम बच्चा, या जो सबसे लास्ट की रैंक लेकर के बच्चा आया है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है 80 से 100 या 100 से 80 के बीच में। 80 नंबर का डिफरेंस होता है अगर इंटरव्यू के मार्क्स ना जोड़ा जाए तो। माने वही बच्चा टॉपर बन सकता था अगर थोड़ी सी दिमाग लगा ले। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर क्वेश्चन में करंट अफेयर्स अपडेट करो, नहीं होगा, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे गए हैं
और आपने 3 क्वेश्चन में या 4 क्वेश्चन में, या अगर पूरी एग्जाम में पूरे पेपर में अगर 30 प्रश्न थे, आपने 5 प्रश्न में करंट अफेयर्स अपडेट कर दिया या ऐसे आंसर लिख दिए जो बाकी सब लोगों ने नहीं लिखे हैं। एक एक नंबर भी अगर मैं पकड़ूं तो 5 नंबर आपने बाकी सब स्टूडेंट से ज्यादा कमा लिए बिना कोई मेहनत के। ये कमाए तो 10-15 तक जा सकते हैं, लेकिन मैं सबसे न्यूनतम गणित जोड़कर चल रहा हूं कि अगर मैंने एक क्वेश्चन में 5 नंबर ज्यादा कमा लिए एक पेपर में, तो दूसरा पार्ट में मैंने 5 और कमा लिए हैं। एक पेपर में मैंने कुल मिलाकर के केवल बहुत कम मेहनत से 10 नंबर ज्यादा ले लिए। ये भूमिका कैसे लिखी जाती है, कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, ये सीख करके। इसके बाद जब 6 पेपर में या 5 पेपर में इसका आंसर एनालिसिस किया जाए, तो ये 10 नंबर जब 5 पेपर में गुणा होते हैं तो आप बाकी कंपेयर करोगे दूसरे स्टूडेंट से, आपके नंबर 50 से 60 ज्यादा हो जाते हैं। और एक्चुअल यही तो है उस एग्जाम मेंस में जो फेल हो रहा है बच्चा, या जो सबसे आखिरी की पोस्ट पे बैठ रहा है उसमें, और जो टॉपर की पोस्ट पे बैठ रहा है बच्चा उसमें इतना सा ही डिफरेंस है। वो अलग बात है कि चमत्कार आविष्कार हमारे इंटरव्यू में खूब होते हैं, वहां अलग बात होती है, लेकिन हम जहां कोशिश कर सकते हैं वहां हम इस तरीके की मेहनत करके अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन पे सेम क्वेश्चन के या सेम पैटर्न पे एक अगले क्वेश्चन को की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, होलकर वंश पर टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले परिचय दे दो भूमिका के रूप में। मुगल शासन के अंत के बाद मालवा मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ। ये हो गया कि ये कहां क्या, ये उसकी मूल बात हो गई। संस्थापक मल्हारराव होलकर, ये तो अब यहां से फैक्चुअल बातें चलेंगी जो आपको याद आ जाए कि इसकी राजधानी इंदौर थी, बाद में महेश्वर हो गई, उसके प्रमुख राजा कौन कौन से थे। लेकिन यहाँ चैलेंज ये होता है कि 7 नंबर के क्वेश्चन में जो 11 लाइन 12 लाइन है उसमें कम से कम में ज्यादा बातें कैसे घुसेड़ दी जाए। देखो ये जो 2 भूमिका वाली लाइन है ये तो सबको लिखनी है। अब यहां से आप काउंट करना शुरू कर दो कि कितने ज्यादा फैक्ट आप डाल सकते हो। संस्थापक कौन था, फिर उसके संस्थापक कैसे बना ये भी हमने एक लाइन में डाल दिया, फिर राजधानी क्या थी, फिर प्रमुख शासक कौन थे, फिर उन्होंने निर्माण कार्य क्या किए, और आखिरी में करंट अफेयर्स जोड़ दो। देखो मैंने क्या किया, मैंने करंट अफेयर्स जोड़ने का एक नया तरीका ढूंढा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी। तो हमने क्या लिखा, प्रमुख वंश जिसमें जिसने मालवा में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखते हुए मालवा संस्कृति का संरक्षण किया, इंदौर को औद्योगिक और शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित किया। ये क्या हो गई, होलकर वंश की निष्कर्ष। हमने उस बात को कंप्लीट करने के लिए ये पॉइंट लिख दी। देखो कोई भी राजवंश क्यों याद किया जाता है इतिहास में, या तो उसने कोई झंडा गाड़ा हो, कोई महल निर्माण किया हो, या ऐसा कोई चीज हमें दे गया हो जो आज भी हम याद करें। तो होलकर हमें क्या देकर दे गए, इंदौर जो कि उनकी राजधानी थी उसको औद्योगिक केंद्र बना के चले गए। हमारी जो अहिल्याबाई थी वो महेश्वरी साड़ी की शुरुआत करके चली गई। हमने इंदौर को शिक्षा का केंद्र बना दिया। ऐसे कुछ पॉइंट से उस बात को कंक्लूड कर दें, इस तरीके से हमारा आंसर होना चाहिए। और अगले प्रश्न पे चले, राजा परीक्षित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। देखो क्या होना चाहिए, राजा परीक्षित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ऐसा एक प्रश्न है। तो फिर हमें वही इंट्रोडक्शन देना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाए, इंट्रोडक्शन देंगे हम, ब्रिटिश कालीन जेतपुरा रियासत के महान शासक, बस हो गया, उसका परिचय तो हो ही गया राजा परीक्षित का, जिन्होंने बुंदेलखंड में स्वतंत्रता का बिगुल बजाया। ये हो गई 2 लाइन की हमारी भूमिका। अब देखो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट में आपको जो याद आ रहा है ना कि राजा ने क्या क्या किया वो सब आप लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि परीक्षित का संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी, तो इनका आजादी से रिलेटेड क्या क्या चीजें योगदान के रूप में रही, कोशिश करो वही लिखो। कुछ बच्चे यहाँ क्या मम्मी पापा के नाम और फालतू की बातें लिखने लगते हैं, वो हमें कोशिश करनी है नहीं लिखनी है। फिर लास्ट में वही बात आती है कि भूमिका लिखो, तो भूमिका में हम क्या, सॉरी निष्कर्ष लिखो। तो बुंदेला विद्रोह के पश्चात आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन मध्य भारत में 1857 का की क्रांति का आधार तैयार किया। ये हमने इसके बात को खत्म करने के लिए कंक्लूजन दिया है कि भाई क्वेश्चन खत्म हो जाए, नहीं तो क्या होगा, क्वेश्चन चल ही रहा है और पॉइंट जोड़े जाओ। ऐसा नहीं हो, छोड़ना नहीं है, उसे खत्म करना है। अगले पॉइंट पे आते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भू राजस्व प्रणाली। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको अन्य स्टूडेंट की जगह ज्यादा नंबर दिलाते हैं। इनमें बहुत क्रिएटिव करने का होता है, जितना आप कर सकते हैं उतना क्रिएटिव यहाँ किया जा सकता है। क्या क्रिएटिव करना है, ब्रिटिश शासन के दौरान
भू राजस्व प्रणाली के बारे में बताइए। तो सबसे पहला तो हम उसकी भूमिका तैयार करें। मैं आप देखो, मैंने 10-10 लाइन में आंसर लिखने के बाद भी हर क्वेश्चन में भूमिका लिखी है। ये इसलिए मैंने किया ताकि आप सब लोगों को एक शिक्षा दे पाऊं कि भैया भूमिका लिखी जा सकती है, निष्कर्ष लिखा जा सकता है। सर क्वालिटी नहीं बढ़ेगी क्या? एप्पल पॉइंट क्लियर नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, वीडियो में कोमल, अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर नहीं दिख रहे हैं तो हमने पीडीएफ अभी 15 मिनट बाद ग्रुप पे भेज देना है। वो पीडीएफ में आपको स्पेशली सारे पॉइंट्स दिख जाएंगे। अभी मैं बोल रहा हूं तो कोशिश करें सुन ले। थोड़ा सा लाइट ज्यादा है यहाँ, इसकी वजह से हो सकता है आपको दिख ना रहा हो। देखो, इस क्वेश्चन में बहुत क्रिएटिव करने का, और यहाँ भी मैंने भूमिका लिखी, यहाँ भी मैंने निष्कर्ष लिखा। औपनिवेशिक शासन काल में सोने की चिड़िया को लूटने का प्रमुख साधन और ब्रिटिश आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व नीति, ये मेरी हो गई भूमिका। अगर आपको इतनी अच्छी भाषा नहीं आती, इतना अच्छा क्रिएटिव बात नहीं आता, तो भी सरल शब्दों में लिख सकते हैं कि भैया औपनिवेशिक काल में भारत को लूटने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई प्रमुख तरीका या माध्यम, जो भी आप अपने सरल शब्दों में लिखें इस बात को। अब देखो, यहां से इसका उद्देश्य लिखा, उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व ग्रहण करना था, ये हमने एक लाइन में लिख दिया। फिर स्थायी बंदोबस्त, रेयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी, ऐसे 3 कॉलम बनाए। और देखो, कम से कम शब्दों में कितनी बातें लिखने की कोशिश की। पहला, इसका प्रारंभ किसने किया? 1793 कार्नवालिस। इसका प्रारंभ किया 1792 कर्नल रीड। और इसका 1822 में हाल्ट मैकेंजी। एक लाइन में 3 बहुत सारी बातें लिख दी। फिर क्षेत्र, इसका क्षेत्र बंगाल बिहार यूपी था। इसका क्षेत्र मद्रास और दक्षिणी क्षेत्र था। इसका क्षेत्र पंजाब था, पंजाब और उत्तर भारत था, मतलब एकदम उत्तरी भारत है ना। फिर विस्तार, 19% भारतीय क्षेत्र पर, इसका 51% पर, इसका 30%। विशेषता, 10%, 10/11 भाग ब्रिटिश रखते थे। यहाँ 1/2 भाग उपज का लगाया जाता था टैक्स, यहाँ भी उपज का 2/3 भाग टैक्स के रूप में वसूला जाता था। अब देखो, लास्ट में जब क्वेश्चन खत्म करना होता है तो फिर हम क्या करते हैं? इन नीतियों ने जहां भारतीयों का अत्यधिक शोषण किया, वह उनकी विद्रोह करने की क्षमता को समाप्त कर दिया। ये हमने क्या कर दिया, जगह कम थी, मुझे थोड़ी बात दूसरी लिखनी थी, लेकिन वो कम जगह में इसी लिख पाया। थोड़ी सी और अगली लाइन थी, लेकिन वो घुस जाती कहीं और, इसलिए नहीं लिखी। तो मैंने वो आधी बात लिख पाया मैं, लेकिन कुल मिलाकर के हमें बात को खत्म जरूर करना है। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था ब्रिटिश शासन के समय भू राजस्व व्यवस्था को बताओ। देखो, भूमिका हो गई है, मेन बॉडी में जो जो आ सकता था वो सब कम शब्दों में लिख दिया है। निष्कर्ष भले ही से थोड़ा सा मैं जैसा चाहता था वैसा नहीं लिख पाया, लेकिन फिर भी ठीक है, चलेगा। हमेशा तगड़ा वाला नहीं लिखने की कोशिश करो, कभी कभी काम धक्काओ भी चला लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर के बारे में आप क्या जानते हैं? ये प्रश्न पूछा है। देखो कैसे लिखा जाता है। फिर भूमिका, 2 लाइन में तारीफें करो, खूब तारीफ के लड्डू फोड़ो, जो आप कर सकते हो। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ ही भारतीय कला का बेजोड़ नमूना। कुल मिला के ये क्या है पता है? ये तारीफ का लड्डू है कि हमने किसी न किसी तरीके से अपनी भूमिका या उसके माइंड में ये सेट करना है कि यार दादा, यहां से नया प्रश्न शुरू हो गया है। ठीक है, अब बता दो उसके बारे में जो जो आप जानते हो, वो यहां से शुरू करो। निर्माण किसने किया? राष्ट्रकूट नरेश फलाने ने। फिर एक ही पाषाण खंड को काट करके बनाया गया, ये विशेषताएं चालू हो गई। भले ही मैंने पॉइंट नहीं डाला है, लेकिन है वो वैसी पॉइंट वाइज विशेषता। एक ही पाषाण खंड को काटकर बनाया गया विश्व का सबसे विशाल मंदिर, जिसका प्रांगण 776 फीट लंबा। और अगर आपको ये नंबर याद नहीं है, फीट लंबाई चौड़ाई याद नहीं है, तो क्या किया जाए भाई? सिंपल सा आप ये कह दो, ये वर्तमान में जितने भी मंदिर है उनमें सबसे वृहद, इतना भी लिखा जा सकता है अगर लंबाई याद है तो। फिर विशाल स्तंभ और छत पर अद्वितीय मूर्ति कला, ये इसकी एक और विशेषता है। फिर देखो, आखिरी में हम आए उसके निष्कर्ष लिखने पर। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व विख्यात है तथा भारत की प्रौद्योगिकी प्रगति, कंक्लूजन ऐसे ही लिखे जाते हैं, भारत की प्रौद्योगिकी प्रगति और तत्क्षण कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस तरीके से कंक्लूडिंग कोई बात कह दो, ताकि उस मंदिर, ये भी होती विशेषता ही है भैया। सरलतम तरीका बताऊं, जब आपको भूमिका और निष्कर्ष लिखना हो और नहीं आ रहा हो कुछ भी, तो उसकी विशेषताएं दिमाग में सोचा करो, और उसकी विशेषताओं के आधार पर ही भूमिका और उसी के आधार पर उसका निष्कर्ष बना दिया करो। निष्कर्ष ऐसा हो जो क्लोजिंग कर दे,
भूमिका ऐसी हो जो उसके बारे में इंट्रो दे दे, इंट्रो देने वाली बात भूमिका में आएगी, क्लोज करने वाली बात कंक्लूजन में आती है। और आगे चलते हैं, भोपाल रियासत का भारत संघ में विलय, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन लिखा है। पहले इंट्रोडक्शन में लिखा भारत के मध्य में स्थित एक ब्रिटिश रियासत जो हिंदू बाहुल्य थी लेकिन उसका शासक मुस्लिम था। ये ना लिखो तो भाई ये प्रश्न का औचित्य ही नहीं बनेगा, ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि उसने भोपाल का विलय स्पेशली जब पूछा है तो वो हमसे जानना चाह रहा है कि इसका विलय सबसे लास्ट में क्यों हुआ, इसमें क्या खास था ऐसा। तो उस बात को प्रेजेंट इसको लिखने का तरीका अपना खुद का हो सकता है। भारत में सबसे अंत में विलय की गई रियासत है, ये 3 लाइन में हमने असली में इसकी भूमिका बना दी। अब फिर आप जैसे उसको विलय करने का सिस्टम था, कैसे विलय की गई उसकी शुरुआत करो। तो मैंने कम शब्दों में क्या किया कि भाई शुरुआत कहां से होती है, तो भोपाल रियासत की, जिसके एकीकरण की शुरुआत इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस कॉन्फ्रेंस नाम का एक संगठन बनाया जाता है 1937 में, यहां से विलय करने की स्टोरी शुरू होती है। फिर ये संगठन जो है वो रतलाम में जाकर के आंदोलन करता है, देखो दूसरी लाइन में वो भी आएगा, उठाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1938 में भोपाल प्रजामंडल का गठन हुआ, उसी ने प्रजामंडल को बनाया। फिर इस प्रजामंडल ने क्या किया, जिसका अध्यक्ष शाकिर अली खान और सचिव चतुर नारायण मालवीय थे, जिसके पश्चात इसी ने रायसेन में क्या किया, रायसेन के बरेली ग्राम में विलियन आंदोलन चलाया, जिसकी मदद से विलियन को जोर मिला। यहां तक पूरी स्टोरी हो चुकी है। अब आप आखिरी में लिखो, तथा असंख्य प्रयासों से, क्योंकि अब मेरे पास जगह नहीं बची लिखने की, मैं तो चाहूं तो और 5 बातें लिख दूं कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, मोटी मोटी बातें लिख दी और फिर लिख दिया। ऐसे ही असंख्य प्रयासों के पश्चात 30 अप्रैल 1949 को रियासत का एकीकरण किया गया भाग ग में, करते हुए 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का विलय इसने किसने किया, नवाब हमीदुल्लाह खान ने भारत में कर दिया। ये होना मतलब देखो समझो क्या, मेरे पास तो यहाँ निष्कर्ष की जगह ही नहीं बची थी। खैर इस प्रश्न में याद बहुत होना मेरी गड़बड़ थी। भोपाल रियासत के बारे में विलय की जो कहानी है वो बहुत लंबी है, तो मैं उसकी स्टेप बाय स्टेप लिखता तो 10 नंबर का प्रश्न बन जाता, लेकिन फिर मैंने यहाँ एक लाइन में एक शब्द में पूरी बात कह दी कि असंख्य प्रयासों से बहुत मेहनत करने के बाद इस तारीख को इसका विलय हुआ, खत्म हो गई बात। ये इस तरीके से हमारा पैटर्न होना चाहिए, पहले भूमिका लिखो, फिर पॉइंट वाइज फॉर्मेट में अपने दिमाग में चल रहे हैं कि पॉइंट चल रहे हैं, वहां भले ही पॉइंट मत दिखाओ, क्योंकि इतिहास में कोशिश करनी है कि कम पॉइंट्स दिखाएं। आप जब भूगोल में आपको यही क्वेश्चन पेपर जब हम भूगोल में कहेंगे तो मैं हर प्रश्न में कहूंगा कि यहाँ पॉइंट ही होने चाहिए। देखो इतिहास जो है ना वो एक कहानी का फॉर्मेट होता है, इतिहास एक कहानी होती है, इसलिए इतिहास में पॉइंट लिखने की बजाय कॉमा लगा लगा करके कम शब्दों में ज्यादा बातें पैराग्राफ के रूप में लिखने की कोशिश करनी है, जो कि उसका सही तरीका है। यही बात जब आप थर्ड पेपर में साइंस वाले में रहोगे तो मैं बहुत जोर लगा करके कहूंगा कि नहीं, बिना पैराग्राफ में ही पैराग्राफ में तो आनी ही नहीं चाहिए कोई बात, वहां कोई बात पैराग्राफ में नहीं लिखनी है, भूगोल में कोई बात पैराग्राफ में नहीं लिखनी है, सब बातें पॉइंट में लिखो, लेकिन हिस्ट्री में सारी बातें पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करो, भले ही से वो अंदर दिख रहे हैं कि ये एक पॉइंट हो गया, यहां से फिर दूसरा पॉइंट शुरू हुआ, यहां से तीसरा पॉइंट शुरू हुआ, लेकिन इस तरीके से नहीं हो। चलो आगे बढ़ते हैं, सेम पैटर्न पे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। राजा शंकर शाह की 1857 की क्रांति में भूमिका, ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा ध्यान देकर के आंसर करने हैं ना। सबसे पहले भूमिका ऐसी होनी चाहिए जो उस आदमी का परिचय दे दे भैया, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा है कि शंकर शाह की 1857 की क्रांति में भूमिका, यहाँ क्या करता है बच्चा पता है, मम्मी पापा के नाम, उसके निर्माण कार्य, उसकी विशेषताएं सब घुसेड़ देता है, नहीं करनी है। शुरू की 2 लाइन में भूमिका में आप जो लिखना चाहते हो वो लिख दो, आखिरी की 1 लाइन में आप जो निष्कर्ष लिखना चाहते हो लिख दो। यहाँ केवल 1 2 3 पॉइंट हो, और पॉइंट में ना लिखो तो पैराग्राफ फॉर्मेट में कॉमा लगा लगा करके वो बातें लिखो जो उस व्यक्ति के 1857 के क्रांति के अंदर उसने जो जो किया, जो जो उसका योगदान रहा। देखो हमने कैसे लिखा, गढ़मंडला के अंतिम शासक जिन्होंने महाकौशल क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और अपने प्राणों की आहुति दी थी, खत्म हो गई, ये इंट्रो हो गया। उन्होंने अंग्रेजों, अब यहां से अगली बात चालू हो रही इसलिए बड़ा वो लगा दिया मैंने फुल स्टॉप। उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए जबलपुर रेजिमेंट के कुछ देशभक्त सिपाहियों, जागीरदारों, ठाकुरों को मिलाकर एक सेना तैयार की थी। ये एक पॉइंट हो गया है, एक तरीके का एक पॉइंट है, ये इनका योगदान है कि इन्होंने उस समय एक सेना तैयार की। फिर अगली बात आओ, शंकर शाह ने मुहर्रम के दिन अंग्रेजी छावनी पर हमला करने की योजना बनाई, ये इसका दूसरा योगदान हो गया। लेकिन
गिरिधारी दास द्वारा डिप्टी कमिश्नर क्लार्क को सूचना देने के कारण देशद्रोह के आरोप में उनको मृत्यु दंड की सजा देकर के गिरफ्तार कर लिया गया। एक स्टोरी टाइप का सा लग रहा है, देखो है पॉइंट्स लेकिन बन रहा है स्टोरी टाइप का। फिर इसी में आगे चलो, देखो देने के कारण उन्हें देशद्रोह के आरोप में सजा सुना दी तथा 18 सितंबर 1857 को जबलपुर में तोप से बांध करके उनको उड़ा दिया। मतलब जिस आदमी ने, अब ये भी एक योगदान है कि भैया उन्होंने अपनी जान दे दी देश के लिए 1857 की क्रांति में। अब यह देखो, ये वाला पॉइंट है यहां से निष्कर्ष। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 18 सितंबर को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई। करंट अफेयर्स जोड़ दिया, जहां हम जोड़ सकते हैं करंट अफेयर्स वहां जोड़ो। फिर किया, और शंकर शाह पुरस्कार की घोषणा की गई। ये हमने क्या किया, जानबूझ करके करंट अफेयर्स डाल दिया कि ये देखो, हम नहीं कह रहे कि योगदान, मध्य प्रदेश शासन ने इनको इस टाइप से प्रेजेंट किया कि इनका योगदान था इसलिए इनके नाम पर दिवस मनाया जाना चाहिए, बलिदान दिवस। क्लियर है ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, सेम पैटर्न पे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। खजुराहो मंदिरों पर टिप्पणी कीजिए। क्या होना चाहिए था इस क्वेश्चन में, देखो फिर आते हैं भूमिका सोचो। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो मध्य प्रदेश की कला एवं नागर वास्तुकला के अद्वितीय उदाहरण है, ये हमारी हो गई भूमिका। हमने भाई एक तरीके से उसके बारे में बता दिया कि खजुराहो के मंदिर क्या हैं। खजुराहो के मंदिर छतरपुर जिले में है, ये पॉइंट यहाँ कवर हो गया। फिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ये भी पॉइंट कवर हो गया। फिर ये मध्य प्रदेश की कला का एक नमूना है, नागर वास्तुकला में बनाए गए। 4 पॉइंट मिलाकर के चिपका चिपका करके एक भूमिका बना दी। अब देखो, इसका निर्माण चंदेल शासकों ने 950 से 1050 में किया था। प्रारंभ में इनकी संख्या 85 थी, वर्तमान में घट करके 25 रह गई है। फिर यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, पूर्वी समूह के मंदिर, पश्चिमी समूह और दक्षिणी समूह, एक एक लाइन में निपटा दिया। इनको बस नाम बता दो यहाँ, और फिर यहाँ आ जाओ उसकी विशेषताओं पर, क्योंकि कम शब्दों में ज्यादा बातें लिखनी है, क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया था कि मैं क्या पूछ रहा हूं। अगर वो क्वेश्चन पूछता कि खजुराहो मंदिर की विशेषताएं बताओ, तो फिर हम ये बातें नहीं लिखते, फिर हम क्या लिखते, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट गायब हो जाता, फिर 1 2 3 4 फॉर्मेट में विशेषताएं होती। लेकिन ऐसा नहीं पूछा उसने, टिप्पणी पूछा है। तो फिर यहाँ विशेषता में लिखा, ग्रेनाइट व लाल बलुआ पत्थरों का से निर्मित है, शैव वैष्णव और जैन धर्म को समर्पित है, काम भावना को प्रकट करती है, करती मूर्तियां हैं, देवी देवताओं के साथ साथ अप्सराओं और पशु पक्षियों की मूर्तियां भी हैं, जिन्हें 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अब खोज किसने की, इससे मैंने इस बात को कवर अप कर दिया, खत्म हो गई बात। खैर ये पॉइंट सबसे ऊपर आना चाहिए था, ये गलत है कि मैं ये खोज वाला पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ, वो मुझे बाद में ध्यान आया था इसलिए मैंने लिखा। ऐसा होता है कभी कभी, हमें कुछ याद ना आए तो आखिरी में लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से हमें इस टाइप के प्रश्न का आंसर करना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि छोटे प्रश्नों में लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर मैं बड़े क्वेश्चन में केवल एक ही पॉइंट बता दूंगा ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए। चलो यहाँ आते हैं, आखिरी प्रश्न जो है वो ये है, रानी अहिल्याबाई की होलकर रियासत में भूमिका समझाइए। होलकर रियासत में भूमिका पूछी। खैर ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि जनरल भूमिका भी उनकी वही होगी और होलकर रियासत में भूमिका भी उनकी वही होगी। देखो भूमिका लिखने में हमें क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन की पृष्ठभूमि तैयार करो, भूमिका लिखो। लोक माता के नाम से प्रसिद्ध रानी अहिल्याबाई होलकर वंश की प्रमुख शासिका रही, जिन्होंने इस साल से इस साल तक शासन की बागडोर संभाली। इनके कार्यों के कारण इनके समय को स्वर्णकाल की संज्ञा दी गई। ये हो गया मूल प्रश्न, उसका बैकग्राउंड तैयार। अब यहां से आ जाओ, उनके बारे में क्या योगदान बता सकते हो कि इन्होंने राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित कर दी भैया। फिर महेश्वर घाट का निर्माण करवा दिया, महेश्वर के किले का निर्माण करा दिया, महेश्वर में साड़ी उद्योग की स्थापना कर दी। फिर सड़कों का निर्माण, धर्मशालाओं का और बहुत सारी कुछ कुएं कुंडी तालाब सबका निर्माण करा दिया है ना। न्यायप्रिय शासन का, आप देखो यहाँ लास्ट में फिर कंक्लूजन, न्यायप्रिय शासन का संचालन किया और धर्म की स्थापना के लिए करंट अफेयर से जोड़कर कोई बात कह सकते हो तो कह दो। जैसे मैंने काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है वो अभी चर्चा में है, सबको पता है कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के विवाद के कारण वो चर्चा में, तो उसे हम निष्कर्ष के रूप में जोड़ दें कि ये विवादित स्थल जो है वो इनके द्वारा स्थापित किया गया था। इस तरीके से हमें आंसर को प्रेजेंट करना है। शायद आप 2 नंबर वाले और 7 नंबर वाले हर क्वेश्चन में ये समझ गए हो कि भूमिका लिखी जा सकती है। मैं हमेशा क्लास में कहता हूं कि भूमिका लिखो, भूमिका लिखो। आज हर प्रश्न में लिख करके बताने का अर्थ ही ये था कि नहीं भाई लिखी जा सकती है, तरीका अपना अपना होता है।
और हर क्वेश्चन में करंट अफेयर्स अपडेट भी किया जा सकता है। और असली में अब आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स अपडेशन किसे कहते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में मैंने भर भर के हर लाइन में करंट अफेयर्स जोड़ने की कोशिश की और ऐसा ही 10 नंबर के हर प्रश्न में की है कोशिश। चलो खैर 2-3 प्रश्न ही, 3 ही लिख पाया था मैं क्वेश्चन, मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव था, मुझे बहुत दूर से यहाँ आना था। इस क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली का वर्णन करो। पहला तो प्रश्न उठता है कि सर यही परीक्षा में क्यों क्वेश्चन डाला गया। आपने यूपीएससी मेंस का अगर पेपर देखा हो तो वहां इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा की वर्तमान में संचालित स्मार्ट सिटी योजना की विवेचना कीजिए। ऐसा एक यूपीएससी ने प्रश्न उठाया। हमारे इस एमपीपीएससी की आदत है कि जब भी उस यूपीएससी कोई खतरनाक प्रश्न या थोड़ा अच्छा प्रश्न लेकर आती है ना तो उसको कॉपी पेस्ट करता है, लेकिन सरल तरीके से। मुझे लगा कि वो सरल तरीके से इस फॉर्मेट में कॉपी पेस्ट करेगा, इसलिए ये प्रश्न प्रेजेंट किया। क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली का वर्णन कीजिए। ये एक सामान्य प्रश्न है। अब आप इंट्रोडक्शन दो भैया, सबसे पहले शुरुआत करो। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक थी, जिसका विकास इस साल से इस साल के मध्य ईसा पूर्व में हुआ, जो भारत की प्राचीन ज्ञान व विरासत को प्रदर्शित करने के साथ साथ अद्वितीय नगर नियोजन प्रणाली प्रस्तुत करती है। इसकी विशेषताएं ये क्या हो गई है, देखो यहाँ 4-5 लाइन का उपयोग कर लिया लिखने में। भूमिका, क्वेश्चन क्या पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन का वर्णन करो। हमने भूमिका क्या बनाई, शायद आप अच्छे से समझ पाओगे कि यहाँ भूमिका ऐसी क्यों बनाई गई है। अब देखो, नगर नियोजन व्यवस्था को एक एक पॉइंट में लिखना है। आप कोशिश करना है कि जितने एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाए सब प्रश्नों में पॉइंट वाइज ही आंसर लिखा जाए। पूरी 2 पन्ने की थ्योरी लिख दोगे ना पैराग्राफ पैराग्राफ में तो मरोगे। भले इतिहास है लेकिन यहाँ छोटे छोटे पैराग्राफ में आंसर को प्रेजेंट करना होता है। पहला हमने एक हेडिंग डाल दिया व्यवस्था, और देखो व्यवस्था में क्या हेडिंग हो गया, व्यवस्था ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, जिसमें चौड़ी सीधी और समानांतर दीवारें थी। क्लियर है, जो एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी। ये हमने हड़प्पा की विशेषता बता दी। अब देखो नीचे आओ, करंट अफेयर्स कहां आया। उदाहरण मोहनजोदड़ो, यही उदाहरण क्या हो गया, मोहनजोदड़ो, मैंने कॉमा लगाया। यही व्यवस्था वर्तमान में भारतमाला प्रोजेक्ट और स्मार्ट सिटी परियोजना में दिखाई देती है। सिंपल है। अगर आपको ये याद नहीं आए तो आप चंडीगढ़ का जो नगर नियोजन है वो प्रेजेंट कर दो। अगर आपको वो भी ना आए तो आप जो पश्चिम बंगाल में नगर नियोजन किया गया हमारे ब्रिटिश काल में, उसे प्रेजेंट कर दो विलियम बेंटिक द्वारा। जो आपको प्रेजेंट करना हो, यहाँ वर्तमान से जोड़ने की, देखो हड़प्पा बताया, हड़प्पा की एक विशेषता बताई और उसे वर्तमान से या 10-20-50 साल की पुरानी किसी बात से जोड़ो। मैंने हर पॉइंट में जोड़ने की कोशिश की। यहाँ देखो अगले वाले पे आते हैं, अगले वाले पॉइंट पे आओ। देखो क्या लिखा अगला, जल निकासी। लिखे एक हेडिंग डाल दिया जल निकासी, अंदर क्या लिखा, यहाँ पर विकसित एवं भूमिगत जल निकासी की व्यवस्था थी। ये हो गया मूल प्रश्न का आंसर। यहाँ लिखा वर्तमान में भोपाल स्मार्ट सिटी में इसी सीवरेज प्रणाली को अपनाया गया है। ये क्या हो गया, उस बात के साथ करंट अफेयर्स। दूसरे पॉइंट में देखो पहले में भी करंट अफेयर्स डाला था, यहां भी डाला, तीसरे में भी डालूंगा। आगे बढ़ो, सेम पैटर्न पे आओ। सार्वजनिक स्नानागार, क्या लिख रहे हैं देखो, सार्वजनिक स्नानागार, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार बनाए गए थे जो स्वच्छ भारत के तहत सार्वजनिक शौचालय, फिर कॉम्प्लेक्स का निर्माण व महाकुंभ में संगम घाट। ये आप सबको पता है कि वह एक जगह जाकर के 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया है ना, वो एक तरीके से उदाहरण है ना सामूहिक स्नान का। तो ये हमने यहाँ पर 2 पॉइंट डाल करके उसे क्या बना दिया, करंट अफेयर्स से अपडेटेड बना दिया। एक जनरल स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या लिखता, पहली बात लिखता है कि एक विशाल स्नानागार यहाँ पाया गया, दूसरी बात लिखता है कि सड़कें समकोण पर काटती थी, दीवारें ऐसी थी वैसी थी, तीसरी बात लिखता है कि भैया यहाँ जल निकासी की सुविधा थी, भूमिगत नालियां बनाई गई थी। हमें ऐसा नहीं लिखना है, वो गया जमाना जब ऐसे प्रश्नों के आंसर किया करते थे। आपके प्रश्न के आंसर में हर जगह अपडेशन करने की कोशिश करो तो आपका परफेक्ट आंसर माना जाएगा। देखो सेम पॉइंट मैंने चौथी पॉइंट में भी किया है ना, ढकी हुई नालियां। ये ढकी हुई नालियां क्यों लिखा, देखो भूमिगत एवं ढकी हुई नालियों का निर्माण किया जाता था, कहां, जो हम प्रश्न लिख रहे हैं, जो वर्तमान में भी स्वच्छ भारत एवं ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री, ये अभी चल रहा है ना, बहुत टाइम से हम चल रहे थे,
के तहत अपनाया गया है। यही तो अपनाया गया असली में ओडीएफ के तहत, कि इस तरीके की प्रणाली को। अब हम आखिरी में देखो, आप लोग शायद समझ गए होंगे कि मैं निष्कर्ष में क्या लिखूंगा। निष्कर्ष में सबके दिमाग में एक बात सेट हो गई होगी कि ये लिखा जाना चाहिए कि वो जो सभ्यता थी भारत की, वो भारत के उस समय के ज्ञान को प्रेजेंट करती थी जो आज भी कारगर है। इस टाइप की कोई ना कोई निष्कर्ष में बात होगी। खैर अभी और कुछ है, देखो मैंने इसके अंदर एक पॉइंट और डाला, अन्नागार। जितनी जगह थी उतना लिखा है, 6-7 पॉइंट लिख दिए। अन्नागार, मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्नागार का निर्माण किया गया था जो संकट के समय खाद्य सुरक्षा प्रदान करे। अब मुझे ज्यादा उस समय सूझ नहीं पड़ा तो फिर मैंने डाल दिया कि जो वर्तमान में वेयर हाउस प्रणाली, खैर मुझे यहाँ डालना चाहिए था जो फूड अपना एफ कौन सी एक वैकेंसी निकली है वो, हाँ पीडीएफ, जो हाँ वो पीडीएफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली जो होती है ना अपनी सार्वजनिक वितरण, उसमें एक सरकारी उचित मूल्य की दुकान से गोडाउन बनाकर वहां से वितरण किया जाता है, ये उसको प्रेजेंट करती है। समझ गए होंगे, जहां सरकार खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करा रही है, वहां मोहनजोदड़ो में वहां की जो शासन व्यवस्था थी तो वो भी खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड कराती थी। इसको हम बफर स्टॉक से भी जोड़ सकते हैं, या तो बफर स्टॉक जोड़ दो, या ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जोड़ दो, या मैंने वेयर हाउस सिस्टम जोड़ा, वो भी चलेगा। अपडेट जरूर करो। और आगे बढ़ते हैं। फिर यहां लिखा सुरक्षा व्यवस्था। देखो सुरक्षा व्यवस्था क्या लिखा, नगर नियोजन में सुरक्षा हेतु किलेबंदी नियोजित चौकियां विद्यमान थी। ये तो हो गई हड़प्पा की बात, जो वर्तमान में सीसीटीवी का रूप ले चुकी है। हम यहां कर सकते थे वहां कर दिया, एवं पुलिस चौकियों के रूप में दिखाई देती है। खत्म हो गई बात। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हरित क्षेत्र। अब वहां थे बाग बगीचे और जलाशयों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। वर्तमान में भी ग्रीन जोन, हरित उद्यान, गलियारे के रूप में स्थापित किए जा रहे हैं। हम हर बात को वर्तमान से कनेक्ट कर रहे हैं, भले हमारी 2-2 लाइन खर्च हो रही है, लेकिन इतना है थोड़ी नगर नियोजन के बारे में आप एक ही बात को घुमा घुमा कर लिखो, उससे अच्छा अपडेट करते हुए लिखो ताकि सामने वाला खूब अच्छे से बात को समझ पाए। अगला मैंने एक पॉइंट और जोड़ दिया, जल प्रबंधन। तो ऐसे कुल मिलाकर के आपको जहां जहां जो जो पॉइंट जोड़ने की, फिर मेरे पास जगह खत्म हो गई तो मैंने संकुचित निष्कर्ष लिखा। फिर यह बहुत अच्छा निष्कर्ष लिखा जा सकता था। क्या निष्कर्ष लिखा इस क्वेश्चन में, देखो। इस प्रकार मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन व्यवस्था एक मजबूत ढांचे और भारतीय सभ्यता के गौरव व संपन्नता का प्रतीक थी। कर दी तारीफ, असली में है तो निष्कर्ष तारीफ ही, तारीफ कर दी। अब देखो फिर, जो आज तक प्रेरणा का स्रोत है, ये पॉइंट जोड़ करके हमने उसको कंक्लूड किया, वो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। ये इस तरीके का हमारा आंसर राइटिंग पैटर्न या अपने दिमाग में एक सेटअप होना चाहिए कि जब एक 10 नंबर का क्वेश्चन आए, देखो ये बात सरल सी है, सब कहते हैं कि करंट अफेयर जोड़ा करो, करंट अफेयर जोड़ा करो। मुझे ये था कि मैं आप हर स्टूडेंट को सिखाऊं कि हर क्वेश्चन में करंट अफेयर्स भले ही मत जोड़ो, लेकिन एग्जाम में 5-10 प्रश्न ऐसे जरूर होते हैं जहां कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ करंट अफेयर जोड़ा जा सकता है। क्योंकि अब मैं भी बोलते बोलते बहुत देर से थक गया हूं, तो बड़े क्वेश्चंस का फॉर्मेटिंग आपको समझा दिया। आगे वाले क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जा रहे हैं, सारे के सारे ही दिए जा रहे हैं, उनको रीड आउट अच्छे से आप कर लेना ताकि आप सब लोग इन क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से लिख सको। जहां हमारे पास करंट अफेयर्स हो वहां हम लिख सकें। जैसे एक क्वेश्चन रानी दुर्गावती वाला था, आप उस क्वेश्चन में भी करंट अफेयर्स लिख सकते थे। ये तो अभी हमारी एग्जाम में ही बता दिया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा रानी दुर्गावती अन्न योजना की शुरुआत करते हुए 500वीं जयंती मनाई गई और प्रतिवर्ष जबलपुर में शोभा यात्रा का आयोजन भी किया जाता है। एक जो करंट अफेयर्स याद आ जाए वो करो, लेकिन निष्कर्ष के रूप में करंट अफेयर्स लिखो। हर प्रश्न में लिखने की गुंजाइश होती है, ऐसा नहीं है कि भले ही से दलपत शाह पूछा हो, भले ही रानी दुर्गावती पूछी हो, कुछ भी पूछा हो, हर क्वेश्चन में करंट अफेयर्स जोड़ा जा सकता है। अब क्योंकि बहुत देर से मैं ये पॉइंट को समझाया जा रहा हूं, आपको पीडीएफ दी जा रही है, आप लोग अच्छे से इस पीडीएफ को एनालिसिस करना। आप देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज हम संचालित कर रहे हैं, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि एक काम दे दिया, आप लोगों को एक काम के रूप में नहीं करना। आप 5-6 दिन का टाइम दिया है, 6 दिन आराम से आप ज्योग्राफी को पढ़िए। 6 दिन नहीं पढ़ना है तो आप लास्ट के 1 या 2 दिन पढ़ लेना। अभी आपका जो रूटीन चल रहा है, जो क्लासेस जहां आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो उसी को कंटिन्यू करो। लास्ट के 2-3 दिन में आधे आधे टाइम पे बचा करके, या 2-2, 3-3, 4-4 घंटे रोज करके आप उस टेस्ट के लिए खुद को इतना प्रिपेयर कर लो कि आप अच्छे से आंसर लिख पाओ। और फिर इस तरीके से मैं आपको हर एक टेस्ट के बाद क्या आपकी गलतियां हैं वो सेम टाइम पे बताने की कोशिश करूंगा, क्या उसमें सुधार किया जा सकता है ये बताने की कोशिश करूंगा। अब मैं विदा लेता हूं सब लोगों से। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।